नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी और उसके समस्थानिकों के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभिक, जिसे आप इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम केंद्रक भी है, उसके संबंध में बात करेंगे। नाभिक होता क्या है? तो परमाणु का वो केंद्रीय भाग जहाँ पर उसका समस्त भार केंद्रित होता है, नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक जो मूल कण है, तीसरा, वो नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि नाभिक क्या एक ही प्रकार का होता है? नहीं, नाभिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी नाभिक होता है, एक अस्थायी नाभिक होता है। जब केंद्र में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के या तो बराबर होती है या फिर उससे कम होती है, लेकिन अधिक नहीं होती, तो ऐसे नाभिक को स्थायी नाभिक कहा जाता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में अधिक हो जाती है, तो ऐसे नाभिक को अस्थायी नाभिक कहा जाता है, अस्थिर नाभिक कहा जाता है, क्योंकि ऐसे नाभिक के पास ऊर्जा अधिक होती है, एनर्जी अधिक होती है, जो उसे स्थायी नहीं होने देती। इस प्रकार के नाभिक जिन तत्वों के होते हैं, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। अब ये जो अस्थायी नाभिक हैं, जिनके पास चूंकि एनर्जी जो है बहुत अधिक मात्रा में है, वो कहीं ना कहीं अपनी अधिक एनर्जी को या उच्च ऊर्जा को ट्रांसफ़र तो करेंगे, ये तो निश्चित है। तो ऐसे तत्व या तो अपनी इस अतिरिक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को देंगे, या फिर इनसे किसी न किसी प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होंगे, जैसे कि अल्फा बीटा गामा विकिरण रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जित होते हैं। जब अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन होगा तो उसे अल्फा बीटा गामा डिके या अल्फा बीटा गामा क्षय कहा जाएगा। लेकिन जब ये अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से अलग हो जाएगा, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन के अलग होने की जो घटना है, उसको भौतिकी में इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन क्षय कहा जाता है। रेडियो सक्रियता क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा किरणों के या फिर इलेक्ट्रॉन के क्षयित होने की जो घटना है, उसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, रेडियो सक्रियता कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बैकरल ने की थी। इसलिए रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक है, वो बैकरल है। लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक है वो क्यूरी है, मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, जब अल्फा का उत्सर्जन हो तो उसे अल्फा का उत्सर्जन जब होता है, वो एक हीलियम नाभिक के समतुल्य होता है, जबकि बीटा क्षय जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों द्रव्यमान में तो समान कण होते हैं, लेकिन आवेश इन दोनों के जस्ट अपोजिट होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है, वहीं पॉजिट्रॉन का आवेश धनात्मक है।
गामा 6 जब होता है तो इसके अंतर्गत उच्च ऊर्जा वाले जो है फोटोन कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं उनका क्षय चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हो रहा है, रेडियो सक्रियता के कारण हो रहा है, इस वजह से इन किरणों को बैकुरल किरणें भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि आइसोटॉप होते क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका स्थान आवर्त सारणी में सेम है, समान है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। चूंकि एक ही तत्व है इसलिए इसके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन भौतिक गुण जो है भिन्न होंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। ये समस्थानिक जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के होते हैं तो इन्हें ही रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहा जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहा जाता है। जैसे फास्फोरस 32, Fe 59, आयोडीन 1331, कोबाल्ट 60, जिनॉन 133, Au यानी गोल्ड 198। रेडियो समस्थानिकों के अनुप्रयोग की बात करें तो क्रोमियम 51 की बात करें तो ये जो है ब्लड की जांच में यूज होता है, जबकि पारा 203 जो है वो मस्तिष्क या सिर में अगर कोई ट्यूमर है तो उसका पता लगाने में यूज होता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि में अगर कोई विकार होता है तो उसका पता लगाने में यूज होता है। सोना 198 ब्लड की जांच में यूज होता है या फिर ब्लड से संबंधित रोगों के उपचार में यूज होता है। फास्फोरस 31 की बात करें तो चर्म रोग तथा त्वचा से संबंधित अन्य रोगों के उपचार में यूज होता है। वहीं कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 किसी भी जीवाश्म पदार्थ की आयु अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए यूज होता है। पोटेशियम 40 उल्कापिंडों की आयु ज्ञात करने में यूज होता है। फास्फोरस 32 उर्वरक के रूप में यूज होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी और अल्फा बीटा गामा किरणों का क्षय कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हुआ, इसके साथ साथ आइसोटॉप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं और रेडियो समस्थानिकों के अनुप्रयोग हमने देखे। आगे आने वाली वीडियो इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन पर केंद्रित होंगी, जिन्हें आप जरूर देखें। इससे कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टडी को मजबूत बनाने में, अपने अध्ययन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।